क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी मुश्किल है, जो सबसे ऊँचा पहाड़ आपको दिख रहा है, वो पहाड़ आपके बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर खड़ा है? क्या हो अगर वो नौकरी जो आपको बार-बार छोड़नी पड़ती है, वो रिश्ते जो हर बार टूट जाते हैं, वो आदतें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं मगर छोड़ नहीं पाते, ये सब किसी बाहरी बदकिस्मती की वजह से नहीं बल्कि आपके अपने अंदर बैठे एक अनसुलझे दर्द की वजह से हो रहे हों? सोचिए, अगर आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हों, मगर इस तरह से नहीं जैसे आप सोचते हैं। आप बुरे इंसान नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर कुछ ऐसे घाव हैं जिन्हें आपने कभी ठीक से देखा ही नहीं, और वही घाव बार-बार आपकी ज़िंदगी को उसी मोड़ पर ला खड़ा करता है, जहाँ से आप हर बार भागना चाहते हैं। ये है ब्रायना विस्ट की बेस्ट सेलिंग किताब द माउंटेन इज यू, यानी वो पहाड़ तुम खुद हो। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि सेल्फ सबोटाज, यानी खुद अपने ही हाथों अपनी तरक्की को रोकना, ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि आपके दिमाग का एक सुरक्षा तंत्र है जो कभी आपकी हिफाजत के लिए बना था, मगर अब आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बार-बार एक ही पहाड़ से टकराते रहे हैं, तो आज ये कहानी, ये किताब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली साबित हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रायना विस्ट अपनी किताब की शुरुआत एक बेहद गहरे सवाल से करती है। आखिर सेल्फ सबोटाज होता क्या है? वो समझाती है कि सेल्फ सबोटाज का मतलब है जब हम खुद जाने अनजाने अपनी ही तरक्की के रास्ते में रोड़े अड़काते हैं। सोचिए, वो इंसान जो हमेशा कहता है कि वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, मगर हर बार आखिरी मौके पर कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। वो इंसान जो हर रिश्ते में जैसे ही अच्छी चीज़ें होने वाली होती है, अचानक झगड़ा शुरू कर देता है या रिश्ता तोड़ देता है। वो इंसान जो जानता है कि उसे सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मगर हर रात देर तक फ़ोन चलाता रहता है, जैसे वो खुद ही अपनी सुबह को बर्बाद करना चाहता हो। ये सारी हरकतें ऊपर से देखने में आलस्य या कमज़ोर इच्छा शक्ति जैसी लगती है, मगर ब्रायना विस्ट कहती है कि असल में ये हमारे दिमाग का एक बेहद पुराना, बेहद गहरा सुरक्षा तंत्र है। हमारा दिमाग हमेशा हमें दर्द से बचाना चाहता है, और अगर उसने कभी बचपन में सीखा है कि बदलाव खतरनाक है, असफलता शर्मनाक है, या प्यार हमेशा दर्द देता है, तो वो हमें बिना हमारी मर्जी के उन्हीं पुराने जाने पहचाने दर्द भरे रास्तों की तरफ धकेलता रहता है, क्योंकि दिमाग के लिए जाना पहचाना दर्द अनजाने बदलाव से कहीं ज़्यादा सुरक्षित लगता है। लेखिका इस पूरी किताब में एक बेहद खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल करती है, पहाड़ का। वो कहती है कि हम सबकी ज़िंदगी में एक न एक पहाड़ ज़रूर होता है। कोई ऐसी चुनौती जो हमें बार-बार रोकती है, जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। मगर उनका सबसे गहरा संदेश यही है, पहाड़ वो नहीं जो तुम्हारे सामने खड़ा है, पहाड़ तुम खुद हो। यानी वो बाहरी परिस्थिति, वो मुश्किल हालात असल में उतने बड़े दुश्मन नहीं हैं, जितना बड़ा दुश्मन हमारी अपनी सोच, हमारे अपने डर और हमारी अपनी अनसुलझी भावनाएं हैं। जब तक हम अपने अंदर के इस पहाड़ को नहीं पहचानते, नहीं समझते, तब तक हम बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम बार-बार उसी जगह वापस आ जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। किताब के शुरुआती हिस्से में ब्रायना वेस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में गहराई से बात करती हैं। वो समझाती हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं को समझना ही नहीं सीखते, बल्कि या तो उन्हें दबा देते हैं या उनमें पूरी तरह डूब जाते हैं। दोनों ही तरीके आखिरकार नुकसानदेह साबित होते हैं। वो एक बेहद ज़रूरी फ़र्क समझाती है, भावनाओं को महसूस करना और भावनाओं में डूब जाना।
दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं ये सोचकर कि मुझे मजबूत बनना है, मुझे रोना नहीं चाहिए, तो ये भावनाएं गायब नहीं होती, बल्कि वो हमारे अंदर कहीं गहरे जमा होती रहती है और आखिरकार किसी और रूप में बाहर निकलती है। चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, गुस्सा हो या कोई लत। दूसरी तरफ जब हम अपनी भावनाओं में इतना डूब जाते हैं कि वो हमारी पूरी पहचान बन जाती है, मैं दुखी इंसान हूँ, मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ, तो हम खुद को उस भावना में कैद कर लेते हैं और बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। असली भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी भावना को महसूस करना, उसे स्वीकार करना। हाँ, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। हाँ, मुझे अभी डर लग रहा है, मगर उसे अपनी पूरी पहचान ना बनने देना, बल्कि उसे एक अस्थायी अनुभव की तरह देखना जो आएगा और गुजर भी जाएगा। लेखिका इस बात पर गहराई से रोशनी डालती है कि हमारे बचपन के अनुभव हमारे व्यस्क जीवन के हर फैसले को कैसे प्रभावित करते हैं। वो समझाती है कि हम में से बहुत से लोग बचपन में किसी न किसी तरह की भावनात्मक कमी का सामना करते हैं, चाहे वो माता-पिता का अत्यधिक सख्त होना हो, बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने वाला होना हो या फिर भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध होना। बच्चा इन अनुभवों से अनजाने में कुछ गहरी मान्यताएं बना लेता है, जैसे मुझे प्यार पाने के लिए परफेक्ट बनना होगा। अगर मैं अपनी सच्ची भावनाएं दिखाऊंगा तो मुझे अस्वीकार कर दिया जाएगा या मेरी ज़रूरतें दूसरों के लिए बोझ है। ये मान्यताएं बचपन में तो शायद एक बचाव का तरीका रही हो, मगर बड़े होकर यही मान्यताएं हमारे रिश्तों में, हमारे करियर में, हमारी हर जगह पीछा करती है। जो इंसान बचपन में सीखता है कि उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं, वो बड़ा होकर अक्सर ऐसे रिश्तों की तरफ खिंचता है जहां उसकी फिर से अनदेखी की जाएगी, क्योंकि दिमाग के लिए वही जाना पहचाना पैटर्न आरामदायक लगता है, भले ही वो दर्द ही क्यों न देता हो। किताब का एक बेहद अहम हिस्सा कंफर्ट जोन के बारे में एक नई समझ देता है। हम में से ज़्यादातर लोग कंफर्ट जोन को सिर्फ आराम और सहूलियत से जोड़कर देखते हैं, मगर ब्रायना विस्ट एक बिल्कुल अलग नज़रिया देती है। वो कहती है कि कंफर्ट जोन असल में वो जगह नहीं है जहां हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, बल्कि वो जगह है जो हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा जानी पहचानी लगती है, चाहे वो जगह हमें दुख ही क्यों ना देती हो। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि लोग बार बार टॉक्सिक रिश्तों में लौट आते हैं, बार बार वही नौकरी छोड़ते हैं जहां उनकी बेइज्जती होती है, फिर भी वैसी ही नौकरी दोबारा चुन लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अनजान खुशी से ज़्यादा जाने पहचाने दुख को तरहीज देता है। यही वजह है कि असली बदलाव के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफ़ी नहीं होती, बल्कि हमें अपने दिमाग की उस गहरी प्रोग्रामिंग को समझना और बदलना ज़रूरी होता है। लेखिका इनर चाइल्ड यानी हमारे भीतर के बच्चे के बारे में भी विस्तार से बात करती है। वो समझाती है कि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं वो बच्चा अभी जिंदा है जो कभी अनसुना रह गया था, जिसे कभी वो प्यार, वो सुरक्षा नहीं मिली जिसकी उसे ज़रूरत थी। जब हम बड़े होकर किसी रिश्ते में असुरक्षित महसूस करते हैं, जब हम किसी की एक छोटी सी आलोचना पर भी बुरी तरह टूट जाते हैं, तो असल में वो प्रतिक्रिया हमारे व्यस्क मैं की नहीं, बल्कि हमारे उसी घायल भीतरी बच्चे की होती है। हमें अपने इस भीतरी बच्चे को पहचानना सीखना होगा, उससे बात करनी होगी, उसे वो सुरक्षा, वो आश्वासन देना होगा जो शायद उसे बचपन में नहीं मिला, ताकि वो बार बार हमारे व्यस्क फैसलों को हाईजैक ना करे। किताब में एक बेहद अहम हिस्सा है सेल्फ वर्थ यानी आत्म मूल्य के बारे में। ब्रायना विस्ट कहती है कि हमारी ज़्यादातर समस्याएं, चाहे वो रिश्तों में हो, करियर में हो या पैसों को लेकर हों, आखिरकार एक ही जड़ से निकलती है, हमारी अपनी कीमत को लेकर हमारा गहरा असुरक्षा का भाव।
जो इंसान गहरे अंदर खुद को इस लायक नहीं मानता कि उसे अच्छा प्यार मिले, वो बार बार अनजाने में ऐसे रिश्तों की तरफ खींचता है जो उसकी इस मान्यता की पुष्टि करे। जो इंसान गहरे अंदर खुद को सफलता के लायक नहीं मानता, वो बार बार अपनी सफलता के करीब पहुंचकर खुद ही उसे तोड़ देता है, क्योंकि सफलता उसकी उस पुरानी गहरी मान्यता के खिलाफ जाती है। इसलिए असली बदलाव बाहरी हालात बदलने से नहीं, बल्कि अपनी इस गहरी आत्म छवि को बदलने से शुरू होता है। लेखिका एक बेहद व्यवहारिक और गहरा सवाल पूछती है, क्या ये भावना इस पल की सच्चाई है या ये एक पुराना पैटर्न है जो दोबारा उभर आया है? वो समझाती हैं कि जब भी हम किसी स्थिति में अत्यधिक तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं, जब कोई छोटी सी बात हमें असंगत रूप से परेशान कर देती है, तो ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि हम अपने अतीत के किसी अनसुलझे घाव से रिएक्ट कर रहे हैं, न कि वर्तमान की असली स्थिति से। इसे पहचानना अपने आप में एक बहुत बड़ा आत्म जागरूकता का कदम है। अगली बार जब आप किसी पर बेवजह गुस्सा महसूस करें या किसी छोटी सी बात पर बहुत गहरा दुख महसूस करें, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस पल पर रिएक्ट कर रहा हूँ या मैं अपने किसी पुराने घाव पर रिएक्ट कर रहा हूँ? किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा जिम्मेदारी के बारे में एक गहरी समझ देता है। ब्रायना विस्ट इस बात पर जोर देती हैं कि खुद को शिकार मानने की मानसिकता से बाहर निकलना कितना जरूरी है। बिना ये कहे कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारी गलती थी, वो एक बेहद गहरा फर्क समझाती है। दोष और जिम्मेदारी में हो सकता है कि आपके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया हो और उसमें आपकी कोई गलती ना हो, मगर आज आपकी उस स्थिति से उबरने की, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। जब तक हम इंतजार करते रहेंगे कि कोई और आकर हमें बचाए, कि हालात अपने आप बदल जाएं, तब तक हम अपनी जिंदगी में शिकार बनते रहेंगे। मगर जिस पल हम ये जिम्मेदारी उठाते हैं कि मेरी जिंदगी अब मेरे हाथ में है, चाहे मेरे साथ जो भी हुआ हो, उसी पल से असली बदलाव की शुरुआत हो जाती है। लेखिका इमोशनल रेगुलेशन के कुछ बेहद व्यवहारिक तरीके भी बताती है। वो समझाती है कि जब भी कोई तीव्र भावना उठे, सबसे पहला कदम है उसे नाम देना। मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मुझे अभी डर लग रहा है, मुझे अभी शर्म महसूस हो रही है। सिर्फ भावना को नाम देना हमारे दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करता है जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है और भावनात्मक तूफान की तीव्रता को कम करता है। इसके बाद वो शरीर पर ध्यान देने की सलाह देती है, क्योंकि भावनाएं सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि हमारे शरीर में भी महसूस होने लगती है। सीने में जकड़न, पेट में गड़बड़ी, कंधों में तनाव। शरीर की इस प्रतिक्रिया को पहचानना, गहरी सांस लेना और खुद को याद दिलाना कि ये भावना अस्थायी है, ये गुजर जाएगी, हमें उस भावना के तूफान से बाहर निकलने में मदद करता है। इस किताब में बाउंड्रीज यानी सीमाओं के बारे में भी एक गहरा अध्याय है। ब्रायना विस्ट समझाती है कि जो लोग अपनी सीमाएं तय नहीं करते, वो अक्सर खुद को थका हुआ, नाराज और इस्तेमाल किया हुआ महसूस करते हैं, मगर वो इसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं, बिना ये समझे कि असल में उन्होंने खुद कभी अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से तय ही नहीं की। सीमाएं तय करना किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद के प्रति सम्मान दिखाना है। जब हम ना कहना सीखते हैं, जब हम अपनी ज़रूरतों को स्पष्ट रूप से बताते हैं, तो हम खुद को और अपने रिश्तों को, दोनों को स्वस्थ बनाते हैं। शुरुआत में सीमाएं तय करना असहज लग सकता है, खासकर अगर हमें बचपन से सिखाया गया हो कि दूसरों को खुश रखना अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा ज़रूरी है। मगर आखिरकार स्वस्थ सीमाएं
स्वस्थ रिश्तों की नींव होती है। लेखिका परफेक्शनिज्म यानी पूर्णतावाद के बारे में भी एक गहरी सच्चाई सामने लाती हैं। वो कहती हैं कि परफेक्शनिज्म असल में उच्च मानकों की निशानी नहीं बल्कि गहरे डर की निशानी है, असफलता के डर की, अस्वीकृति के डर की। जो इंसान परफेक्शनिस्ट होता है वो अक्सर किसी काम को शुरू ही नहीं करता क्योंकि उसे डर होता है कि वो परफेक्ट नहीं बन पाएगा, और यही डर उसे आगे बढ़ने से रोकता है। ये एक बेहद खतरनाक चक्र है। अगर मैं परफेक्ट नहीं कर सकता तो मैं कोशिश ही नहीं करूँगा, और यही सोच आखिरकार हमें अपनी क्षमता से कहीं कम जिंदगी जीने पर मजबूर कर देती है। लेखिका सुझाव देती है कि परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस यानी प्रगति को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि प्रगति हमेशा संभव है जबकि परफेक्शन अक्सर एकमात्र भ्रम होता है। किताब में एक और गहरा हिस्सा है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति के बारे में। ब्रायनाविस्ट कहती है कि हमारी बहुत सारी तकलीफ असल में हालात की वजह से नहीं बल्कि हालात को स्वीकार न कर पाने की वजह से होती है। जब हम किसी चीज़ से लगातार लड़ते रहते हैं जो पहले ही हो चुकी है, जैसे कोई रिश्ता टूट गया, कोई मौका हाथ से निकल गया, तो हम अपनी ऊर्जा उस चीज़ को बदलने में नहीं बल्कि उसे नकारने में खर्च कर देते हैं। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं बल्कि इसका मतलब है हकीकत को जैसा है वैसा देखना, ताकि हम आगे का रास्ता साफ नज़र से चुन सकें। जब तक हम किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते, हम उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी सारी ताकत जो है उसी को नकारने में लगी रहती है। लेखिका ग्रोथ माइंडसेट यानी विकासशील मानसिकता के बारे में भी एक अहम बात कहती है। वो समझाती है कि जो लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनकी बुद्धि स्थिर है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता, वो अक्सर चुनौतियों से बचते हैं, क्योंकि असफलता उनके लिए उनकी पूरी पहचान पर हमला बन जाती है। मगर जो लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत मेहनत और अनुभव से बढ़ सकती है, वो चुनौतियों को खतरे की तरह नहीं बल्कि सीखने के एक मौके की तरह देखते हैं। ये छोटा सा मानसिक बदलाव कि मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूँ की जगह मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूँ अभी तक, हमारी पूरी जिंदगी के प्रति नज़रिया बदल सकता है। किताब में एक बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक अवधारणा भी समझाई गई है, रिपीटिशन कंपल्सन यानी दोहराव की मजबूरी। ब्रायनाविस्ट कहती हैं कि इंसानी दिमाग की एक अजीब फितरत है, वो बार बार उन्हीं स्थितियों को दोहराना चाहता है जिनमें उसे पहले दर्द मिला हो, इस उम्मीद में कि शायद इस बार नतीजा अलग होगा, शायद इस बार वो उस पुराने घाव को ठीक कर पाएगा। यही वजह है कि जिस इंसान का बचपन किसी भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध माता पिता के साथ बीता हो, वो अक्सर बड़े होकर ऐसे ही भावनात्मक रूप से दूर रहने वाले साथी की तरफ खींचता है, इस गहरी अनकही उम्मीद में कि शायद इस बार वो उस इंसान का दिल जीत पाएगा और आखिरकार वो प्यार पा सकेगा जो उसे बचपन में नहीं मिला। मगर दुख की बात यह है कि ये कोशिश लगभग हमेशा उसी पुराने दर्द को दोहराने में ख़त्म होती है, क्योंकि हम उस पुराने जख्म को नए हालात में सुलझाने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में उसे सुलझाने की जगह हमारे अपने अंदर ही है। लेखिका इस पैटर्न से बाहर निकलने का एक गहरा तरीका बताती है, अपने पार्टनर सिलेक्शन यानी साथी चुनने की प्रक्रिया पर गौर करना। वो सुझाव देती हैं कि अगली बार जब आप किसी की तरफ बेतहासा आकर्षित महसूस करें, खासकर अगर वो आकर्षण बहुत तीव्र, लगभग जुनूनी हो, तो रुककर खुद से पूछिए, क्या ये आकर्षण सच में इस इंसान की अच्छाइयों की वजह से है या ये आकर्षण मेरे किसी पुराने अनसुलझे पैटर्न की वजह से है। अक्सर सबसे तीव्र आकर्षण हमारे सबसे गहरे घावों की तरफ इशारा करती है, न कि हमारी सबसे सेहतमंद पसंद की तरफ। ये कोई नियम नहीं है कि हर तीव्र आकर्षण गलत हो, मगर इसे परखना हमें ज़्यादा समझदारी से फैसला लेने में मदद करता है।
किताब का एक और अहम पहलू है एम्पैथी बनाम एनेबलिंग, यानी सहानुभूति और बढ़ावा देने में फ़र्क समझना। ब्रायना विस्ट इस बात पर जोर देती हैं कि कई बार हम किसी को इतना प्यार करते हैं कि हम उनकी हर गलत आदत को भी माफ़ करते रहते हैं, उनके लिए बहाने ढूंढते रहते हैं, ये सोचकर कि यही सच्चा प्यार है। मगर असल में ये एनेबलिंग है, यानी हम अनजाने में उस इंसान को बदलने से रोक रहे हैं क्योंकि हम उन्हें उनके नतीजों से बचा रहे हैं। सच्ची सहानुभूति का मतलब है किसी की भावनाओं को समझना, मगर साथ ही उन्हें उनके फैसलों की जिम्मेदारी भी लेने देना। ये फ़र्क समझना खासकर पारिवारिक रिश्तों में बेहद ज़रूरी है, जहाँ हम अक्सर प्यार के नाम पर किसी की गलत आदतों को बढ़ावा देते रहते हैं। किताब में एक बेहद भावुक हिस्सा माफ़ी यानी फॉरगिवनेस के बारे में है। ब्रायनविस्ट समझाती है कि माफ़ी अक्सर गलत समझी जाती है। लोग सोचते हैं कि माफ़ करने का मतलब है जो गलत हुआ उसे सही मान लेना या उस इंसान को दोबारा अपनी ज़िंदगी में जगह देना जिसने हमें दुख दिया। मगर असल में माफ़ी का मतलब है अपने अंदर से उस गुस्से, उस करवाहट के बोझ को उतार देना जो हमें उस दुख देने वाले इंसान से भी ज़्यादा हमें खुद नुकसान पहुंचा रहा होता है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हम उस इंसान को अपने दिमाग में, अपनी भावनाओं में हमेशा के लिए किराएदार बनाकर रखते हैं और वो हमारी आज की खुशियों को भी प्रभावित करता रहता है। माफ़ी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए की जाती है ताकि हम उस पुराने दर्द के बोझ से आज़ाद होकर आगे बढ़ सकें। लेखिका ये भी समझाती है कि सबसे मुश्किल माफ़ी अक्सर खुद को माफ़ करना होता है। हम में से बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों को, अपने पुराने फैसलों को सालों तक अपने साथ ढोते रहते हैं। खुद को बार बार कोसते रहते हैं, काश मैंने वो ना किया होता, मैं कितना बेवकूफ़ था। मगर ब्रियाना विस्ट याद दिलाती हैं कि जिस पल आपने फैसला लिया था, आप उस पल की अपनी समझ, अपने अनुभव और अपनी भावनात्मक स्थिति के हिसाब से सबसे अच्छा फैसला लिया था, जो आप उस वक्त ले सकते थे। खुद को माफ़ करना अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करना नहीं, बल्कि ये स्वीकार करना है कि इंसान होने का मतलब ही है गलतियाँ करना, सीखना और आगे बढ़ना। किताब का एक बेहद प्रेरणादायक हिस्सा पहचान के बदलाव के बारे में बात करता है। ब्रायना विस्ट समझाती है कि असली टिकाऊ बदलाव तभी होता है जब हम अपनी पहचान को बदलते हैं, सिर्फ अपने व्यवहार को नहीं। अगर कोई इंसान सोचता है मैं एक आलसी इंसान हूँ जो कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो चाहे वो कितनी भी बार जिम जाने की कोशिश करे, वो हमेशा उस पुरानी पहचान की तरफ वापस खींचेगा। मगर जब वो अपनी पहचान बदलता है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने सेहत की परवाह करता है, तो उसके फैसले अपने आप उस नई पहचान के अनुसार ढलने लगते हैं। ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है कि हम हमेशा अपनी आत्म छवि के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। इसलिए अगर हमें अपना व्यवहार बदलना है, तो पहले हमें अपनी आत्म छवि बदलनी होगी। लेखिका ईगो यानी अहंकार की भूमिका के बारे में भी गहराई से बात करती है। वो समझाती है कि हमारा ईगो हमेशा हमें सही साबित करना चाहता है, चाहे इसके लिए हमें खुद को नुकसान ही क्यों न पहुंचाना पड़े। यही वजह है कि हम अक्सर गलत रिश्तों में, गलत नौकरियों में इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उन्हें छोड़ना हमारे ईगो को ये मानना होगा कि हमने गलत फैसला लिया था, और ईगो के लिए ये मानना बेहद मुश्किल होता है। असली विकास के लिए हमें अपने ईगो को थोड़ा किनारे रखना सीखना होगा। ये स्वीकार करना सीखना होगा कि हाँ, मैंने गलती की और अब मैं उसे सुधारने के लिए तैयार हूँ, बिना इसे अपनी पूरी पहचान पर हमला मानते हुए। किताब में एक बेहद व्यवहारिक सलाह भी दी गई है छोटे कदमों के बारे में। ब्रायनाविस्ट कहती हैं कि हम अक्सर बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं, और जब वो बड़ा बदलाव तुरंत नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। मगर असली अस्थाई बदलाव हमेशा छोटे छोटे
लगातार कदमों से आता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो 1 साल बाद आप जहां से शुरू हुए थे, उससे कहीं ज़्यादा आगे होंगे। ये छोटे कदम भले ही शुरुआत में मामूली लगे, मगर समय के साथ वो एक बहुत बड़े बदलाव में तब्दील हो जाते हैं। लेखिका आत्म करुणा के बारे में भी एक गहरा सबक देती हैं। वो कहती हैं कि हम अक्सर अपने आप से इतनी सख्ती से बात करते हैं, जितनी सख्ती से हम कभी किसी दोस्त से नहीं करते। जब हम गलती करते हैं, हमारे अंदर की आवाज़ कहती है, तुम बेकार हो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। जबकि अगर हमारा कोई दोस्त वही गलती करे, तो हम उससे कहीं ज़्यादा दया और समझदारी से बात करेंगे। ब्रायना विस्ट सुझाव देती है कि हमें अपने आप से भी उतनी ही करुणा से बात करना सीखना चाहिए, जितनी हम किसी अपने प्रिय दोस्त से करते हैं। क्योंकि आत्म आलोचना हमें बेहतर नहीं बनाती, बल्कि हमें और ज़्यादा असुरक्षित और डरा हुआ बनाती है। जबकि आत्म करुणा हमें वो सुरक्षित एहसास देती है, जिसमें हम अपनी गलतियों से सीख सकें, बिना खुद को तबाह किए। किताब में एक और बेहद दिलचस्प अवधारणा है प्रोजेक्शन, यानी अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपने की। ब्रायना विस्ट समझाती है कि अक्सर जब हमें किसी इंसान की कोई आदत बहुत ज़्यादा खटकती है, जब हम किसी को देखकर बेवजह जलन या चिढ़ महसूस करते हैं, तो असल में वो प्रतिक्रिया उस दूसरे इंसान के बारे में उतनी नहीं होती, जितनी हमारे अपने अंदर की किसी अनसुलझी बात के बारे में होती है। अगर आप किसी की सफलता देखकर बेचैन हो जाते हैं, तो हो सकता है कि असल में वो बेचैनी आपकी अपनी रुकी हुई महत्वाकांक्षाओं की तरफ इशारा कर रही हो। अगर आपको किसी का बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास पसंद नहीं आता, तो हो सकता है कहीं गहरे आप खुद अपने आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हों। ये समझना हमें दूसरों को जज करने की बजाय अपने अंदर झांकने का एक मौका देता है। लेखिका इमोशनल रिग्रेशन यानी भावनात्मक प्रतिगमन के बारे में भी एक गहरी बात समझाती है। वो कहती है कि जब भी हमारे सामने कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है, तो हम अक्सर अपनी असल उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने किसी पुराने बचपन के भावनात्मक जख्म के हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। मान लीजिए आपका बॉस आपकी किसी गलती पर आपको टोकता है, और आप अंदर से वैसा ही महसूस करते हैं जैसा आप बचपन में महसूस करते थे, जब आपके माता-पिता आपकी गलतियों पर बहुत सख्ती दिखाते थे। डर, शर्म या बेइंतहा गुस्सा, भले ही आपके बॉस की बात उतनी गंभीर ना हो। ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पहचान पाते कि हमारी प्रतिक्रिया कहीं न कहीं अतीत से आ रही, तब तक हम उसे ठीक से संभाल भी नहीं पाएंगे और बार-बार उन्हीं पुरानी भावनाओं में उलझते रहेंगे। किताब का एक और बेहद अहम पहलू है सेल्फ पनिशमेंट, यानी खुद को सजा देने की आदत के बारे में। ब्रायना विस्ट बताती हैं कि बहुत से लोग अनजाने में खुद को खुशी का हकदार ही नहीं मानते, और इसीलिए जब भी उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, वो अनजाने में खुद ही उस अच्छाई को ख़त्म कर देते हैं। ये पैटर्न अक्सर किसी पुराने अपराध बोध से जुड़ा होता है। शायद बचपन में उन्हें यह एहसास कराया गया हो कि वो किसी वजह से बुरे हैं, या किसी पारिवारिक हादसे के बाद उन्होंने अनजाने में ये मान लिया हो कि खुशी रहना किसी और के दर्द के प्रति बेवफाई है। ये गहरी, अक्सर अनकही मान्यताएं हमें खुशी से दूर धकेलती रहती है, जब तक कि हम इन्हें पहचान कर इनसे मुक्त नहीं हो जाते। ब्रायना वेस्ट इस किताब में एक बेहद व्यवहारिक अभ्यास भी सुझाती हैं, अपनी भावनाओं को लिखना, यानी जर्नलिंग। वो कहती हैं कि जब हम अपनी भावनाओं को बिना किसी फिल्टर के कागज़ पर उतारते हैं, तो हमें अक्सर अपने ही मन में छुपे पैटर्न साफ साफ दिखने लगते हैं, जो सिर्फ सोचने से नज़र नहीं आते।
हर रात कुछ मिनट निकाल कर ये लिखना कि आज आपने कैसा महसूस किया, किस बात ने आपको परेशान किया, किस बात ने आपको खुशी दी। धीरे-धीरे आपको अपने आप को, अपने पैटर्न को कहीं ज़्यादा गहराई से समझने में मदद करता है। अब सोचिए इस किताब की सीखों को अपनी ज़िंदगी से जोड़कर। कितनी बार हमने खुद को बार-बार एक ही तरह के रिश्तों में, एक ही तरह की मुश्किलों में फँसा हुआ पाया है। कितनी बार हमने सोचा है, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? शायद जवाब बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। शायद वो पहाड़ जिससे हम बार-बार टकराते हैं, असल में हमारे अपने अनसुलझे डर, हमारी अपनी पुरानी मान्यताएँ हैं जो हमें बार-बार उसी जगह वापस ले आती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब तक हम अपने अंदर झाँकना नहीं सीखेंगे, जब तक हम अपने पैटर्न को पहचानना नहीं सीखेंगे, तब तक बाहरी परिस्थितियाँ बदलने से हमारी ज़िंदगी सच में नहीं बदलेगी। अब आइए इसे अपने रोज़मर्रा के अनुभवों से जोड़कर समझते हैं। सोचिए कितने ऐसे लोग हैं जो हर साल, नया साल आने पर नई-नई कस्में खाते हैं। इस साल मैं वज़न कम करूँगा, इस साल मैं बचत करूँगा, मगर कुछ ही हफ्तों में हम वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। इस किताब के हिसाब से इसकी वजह सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि उनकी गहरी आत्म छवि है, जो अभी भी बदली नहीं है। सोचिए कितने लोग अपने परिवार में हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हुए, और फिर अंदर ही अंदर नाराज़गी महसूस करते हैं, बिना ये समझे कि उन्होंने कभी अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से तय की ही नहीं। जरा सोचिए हमारे यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें बचपन से सिखाया गया, पहले परिवार फिर खुद। अपनी इच्छाओं को दबाना ही समझदारी है, और यही सोच बड़े होकर उन्हें ऐसे रिश्तों की तरफ खींचती है जहां वो हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों के ऊपर रखते हैं, और आखिरकार अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं, बिना ये समझे कि इसकी जड़ कहाँ है। सोचिए कितने लोग अपने करियर में एक ऐसी नौकरी में सालों तक फंसे रहते हैं जो उन्हें खुश नहीं रखती, सिर्फ इसलिए क्योंकि सुरक्षा उन्हें अपनी असली खुशी से ज़्यादा ज़रूरी लगती है, क्योंकि उनके अंदर कहीं गहरे ये मान्यता बैठी है कि बदलाव खतरनाक है। और सोचिए कितने रिश्तों में हम बार बार एक जैसी ही निराशा का सामना करते हैं, बिना ये पहचाने कि हम खुद अनजाने में वही पुराना पैटर्न, वही जाना पहचाना दर्द बार बार चुन रहे हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि आत्म जागरूकता सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। हमें अपने पैटर्न को पहचानना होगा, ये सवाल पूछना होगा, मैं बार बार इसी तरह की स्थिति में क्यों फंस जाता हूँ? ये भावना इस पल की है या मेरे किसी पुराने घाव से जुड़ी है? हमें अपने भीतरी बच्चे को पहचानना होगा, उसे वो सुरक्षा, वो आश्वासन देना होगा जिसकी उसे ज़रूरत है। हमें अपनी सीमाएं तय करनी सीखनी पड़ेगी, अपनी ज़रूरतों को स्पष्ट रूप से बताना सीखना होगा बिना अपराध बोध महसूस किए। हमें परफेक्शन की जगह प्रगति को अपनाना होगा, छोटे छोटे कदमों की ताकत को समझना होगा, और सबसे ज़रूरी हमें खुद के प्रति करुणा रखना सीखना होगा। अपनी गलतियों को इंसानी होने की निशानी मानना, न कि अपनी बेकारी की। ब्रायना विस्ट की ये किताब हमें एक बेहद गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है कि असली आज़ादी बाहरी हालात बदलने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के उस पहाड़ को पार करने में है, जिसे हमने खुद अनजाने में अपने ही डर, अपनी ही पुरानी मान्यताओं से खड़ा किया है। जब हम इस पहाड़ को पहचानते हैं, जब हम इसे समझते हैं, तो हम पाते हैं कि ये पहाड़ उतना अजेय नहीं है जितना हमें लगता था, बल्कि ये सिर्फ हमारे अपने डर की परछाई है, जो हमारी समझ के साथ धीरे धीरे छोटा हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने ये पूरी कहानी सुनी, तो अब खुद से पूछिए,
आपकी ज़िंदगी का वो पहाड़ कौन-सा है, जिससे आप बार-बार टकराते हैं? क्या वो कोई रिश्ता है, कोई आदत है या कोई गहरा डर? क्या आप उस पहाड़ को बाहर ढूँढ रहे हैं या आपने कभी अपने अंदर झाँक कर देखा है? द माउंटेन इज़ यू हमें सिखाती है कि हमारे सबसे बड़ी जंग दुनिया से नहीं बल्कि खुद से है, और जिस दिन हम खुद को समझना शुरू करते हैं उसी दिन से हमारी असली तरक्की की शुरुआत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, ये किताब पसंद आया हो, अगर सेल्फ सबोटाज, इनर चाइल्ड और आत्म करुणा की ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही गहरी ज़िंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी ज़िंदगी का वो पहाड़ कौन-सा है जिससे आप अभी भी जूझ रहे हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने अंदर झांकते रहिए, खुद से प्यार करना सीखिए और याद रखिए, आप उस पहाड़ को पार कर सकते हैं, क्योंकि वो पहाड़ कहीं और नहीं, आपके अंदर ही है। और जो चीज़ आपके अंदर है, उसे बदलने की ताकत भी सिर्फ आपके ही अंदर है।